गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? सो वेलकम टू द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। पहले कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो सर अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग। आई थिंक लास्ट क्लास में 45 क्वेश्चंस कर लिए थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अगस्त करंट अफेयर्स कंप्लीट है। इसके आगे सर आज कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो रेडी हैं? तो सर आगे बढ़े उससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली नहीं, ये तो लास्ट क्लास में भी बताया था, ये देखो। हाँ, अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की थी इसरो ने, जिसमें सैटेलाइट का काम था कि स्पेस में जाके तिरंगे को लहराना है, टू अनफर्ल द ट्राई कलर इन स्पेस। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो ये अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमें कंप्लीट हुए थे, तो इसीलिए ये प्लान किया गया था, बट ऐसा हो नहीं पाया था, वो सैटेलाइट फेल हो गई थी। तो क्वेश्चन ये था कि सर सैटेलाइट का नाम क्या था। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो जल्दी से सर नाम बताइए, सैटेलाइट का क्या नाम था? आंसर्स नहीं आ रहे हैं अभी तक मेरे पास। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आप लोगों को? ओके, एक आंसर आया गांधी जी का। करेक्ट आंसर इज आजादी सेट। ठीक है, आजादी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटुपल्ली शिपयार्ड कहां पर लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है कटुपल्ली शिपयार्ड? केरला, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? कटुपल्ली शिपयार्ड के बारे में सर बताइए। वेल, कटुपल्ली शिपयार्ड इज लोकेटेड इन योर तमिलनाडु, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के नाम पे पूछा जा सकता है कि सर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम किस दिन मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ऐसा फ्यूल जो ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलने वाला फ्यूल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि देखो, आपका जो पेट्रोलियम है वो बायोफ्यूल तो नहीं है, बट ऑर्गेनिक कंटेंट से तो आपके सारे वो क्या कहते हैं, पेट्रोलियम भी बना है ऑर्गेनिक कंटेंट से। तो इसमें और बायोफ्यूल में क्या डिफरेंस है? तो सर टाइम का डिफरेंस है। पेट्रोलियम बनने में काफी साल लग गए, बायोफ्यूल बनने में इतना टाइम नहीं लगता है, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीने, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सर हम किस दिन मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। किसी का बर्थडे होता है क्या 10 अगस्त को? दुबिसिरम पढ़ा देंगे, दोबारा पढ़ा देंगे। इस बार अब जो है, अभी क्या है ना, मिनरल रिसोर्सेस मैंने इंडिया के पढ़ा रखे हैं आपको। अभी क्या है, मैं नया पार्ट ला रहा हूँ, मिनरल रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया वाले अगर आपको अर्जेंसी हो तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। देखो, रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता कि वेस्ट होती है, आप रिकॉर्डिंग से भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में ये फायदा होता है, 1 आवर का लेक्चर आप 40 मिनट में कर सकते हैं स्पीड फास्ट करके। तो अभी आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।
बाकी मैं अभी एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, मिनरल रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। यूडीसी में लगातार 2 सालों से सवाल आ रहे हैं वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्सेज पे। जैसे वर्ल्ड से रिलेटेड पैटर्न नोटिस अगर आप करो, 2021 में पूछ लिया था कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। और 2022 में भी कौन सा मिनरल पूछा है, मैं नाम भूल गया हूँ, आंसर उसका ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। तो मिनरल से भी सवाल आपके पूछे जा रहे हैं यूडीसी में, वर्ल्ड मिनरल से रिलेटेड, ठीक है। तो इसकी भी अपन क्लास करेंगे, मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पढ़ेंगे दुनिया भर में, इंडिया की पढ़ेंगे कि पल्सेस कहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं, राइस कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, वीट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए, सब आपको करवाया जाएगा। चलो जी, इसका आंसर बताओ। अभी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2002 पास हुआ है, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर का है? देखो ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसे ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया कि वर्ल्ड, हाँ सॉरी, बॉक्साइट पूछा गया था, हाँ बिल्कुल, बॉक्साइट पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं वर्ल्ड के, हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इंडिया वाले हैं वो फिर से रिपीट करेंगे। अब जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर का है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर का है, ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आराम से बन सकता है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर का है, 2001 का है। इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से कंफ्यूज मत कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बाद में आया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया है आपका 2003 में, ठीक है। वो एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट ये ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। तो अमेंडमेंट करके अब हम क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वहां पर हम मैंडेटरी कर देंगे कि मिनिमम इतना परसेंटेज आपको जो एनर्जी कंज्यूम करनी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आया, बट ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की बात कर रहा है, वो 2001 में आया है, ठीक है। उसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए जी, तो ये तो राशन मित्र था, ये भी हो गया था, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। एनआरसी कहां पर अभी इंप्लीमेंट होने जा रहा है, मिजोरम था या मणिपुर था, क्या था आंसर? मणिपुर में इंप्लीमेंट होने जा रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। यहां तक सर हम लोगों ने बात कर ली थी। थैंक यू अली जी। अपना बस यही पर्पज रहता है कि जो बेस्ट से बेस्ट आपको चीजें हो, नॉलेज हो, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपके लिए। Which of the following committees of the Government of India was related to Personal Data Protection Bill which was recently seen in news? बताइए, which of the following committees of the Government of India was related to Personal Data Protection Bill which was recently seen in news? बताइए सर। हाँ जी, देखो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उम्मीद है आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनके लिए मैं अलग अलग से वीडियोस बना के फिर आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो छोटे छोटे रिकॉर्डेड वीडियोस भी अब हम बनाया करेंगे, जिसमें आपको इस तरह की एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये तो भैया जबान पे रटना चाहिए। तो इसमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की रिकमेंडेशन के लिए, देखो सारी कहानी है केएस पुट्टू स्वामी केस की। पुट्टा स्वामी केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टा स्वामी केस में
ये माना था कि भैया राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तब चूंकि प्रिवेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है और ये फंडामेंटल राइट बन गया है, तो उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने क्या करा, एक कानून बनाना चाहा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ताकि हमारे देश के लोगों का डेटा प्रोटेक्ट किया जा सके, इसको मिसयूज ना किया जा सके। तो इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई। तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सर बी एन श्री कृष्णा, तो उनकी चेयरमैनशिप में, प्रेसिडेंटशिप में हमने एक कमेटी क्रिएट की, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी। उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक बिल बनाया गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये संसद में पेश किया गया था, बट अभी ये वापस ले लिया गया है, क्योंकि इसमें काफी अपोजिशन हो रहा था। इवन जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ने खुद कहा था कि मैंने जो प्रोविजंस रखे थे और जो बिल में प्रोविजंस है उसमें काफी डिफरेंस है। तो इस वजह से बिल वापस ले लिया गया, अभी दोबारा से फिर से रीअरेंज होके वापस आएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी। इस बिल में, या कह लो इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि पर्सनल डिटेल सिर्फ आप उन्हीं प्रोसेस के लिए लेंगे, उन्हीं पर्पस के लिए लेंगे जो क्लियर होंगी, स्पेसिफिक होंगी और लॉफुल होंगी। ठीक है, कानूनन यूज के लिए ही आप उसे यूज करेंगे। या ऐसा नहीं कि बिना वजह, मान लो कोई भी ऐप, जैसे मान लो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो अब हमें आपकी बेसिक डिटेल्स क्या चाहिए, आपका नेम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके पेरेंट्स की नेम चाहिए, आपका एड्रेस चाहिए, है ना, इससे ज्यादा हमें क्या डिटेल्स चाहिए। अब लेकिन कल मान लो हम आपसे कहें कि नहीं, आप अपना फिंगरप्रिंट भी हमें दो, अपना रेटिना स्कैन भी हमें दो, है ना, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी हमें दो, तो ये डिटेल्स तो सर बिना बात की ली जा रही है ना, ये तो अनक्लियर और अनस्पेसिफिक डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स की जरूरत ही नहीं है, तो हम ये डिटेल्स क्यों लें आपसे। तो यही लॉ कहता है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो तभी लेनी चाहिए जहां पर उसकी जरूरत हो। और जितनी भी कंपनीज हैं जो ये डिटेल्स वगैरह लेती हो, उनके पास डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होने चाहिए, जिनका काम यही हो कि डेटा का मिसयूज ना हो। ठीक है। और उनका काम ये भी होना चाहिए कि अगर मान लो कल मान लो जैसे कंपनी है इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम में आपने अपनी डिटेल्स दी, तो इंस्टाग्राम के लिए जरूरी है कि वो अपना एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करे, ताकि कल मान लो आपकी कोई डिटेल लीक होती है, आपको कोई शिकायत है इंस्टाग्राम से कि आपने मेरी डिटेल क्यों यूज करी, या आप अपनी डिटेल डिलीट करवाना चाहते हैं इंस्टाग्राम से, तो आपको एक वन पॉइंट कम्युनिकेशन मिलना चाहिए। अब ऐसे तो इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप किससे जाके बात करोगे, कि डायरेक्ट मार्क जुकरबर्ग से मिलोगे। ठीक है, तो जरूरी यह है कि एक ऑफिसर हो, उसी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो अगर आपको अपने डेटा से रिलेटेड कोई दिक्कत है। ठीक है। कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं कि मान लो कुछ पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए या कुछ जर्नलिस्टिक पर्पस के लिए पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग की जा सके, उसको एग्जेम्पशंस भी मिले हैं। ठीक है। एक अथॉरिटी बनेगी, भारत सरकार एक अथॉरिटी बनाए, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे मान लो हमारे पास हर एक चीज से निपटने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें शेयर मार्केट को मैनेज करना था, तो हमने सेबी बनाया। ठीक है। आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार ने लॉन्च करी, उसके लिए हमने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाया। इसी तरह से सरकार एक बॉडी बनाए जो डेटा को मैनेज करे, जो चेक करे कि डेटा का मिसयूज तो नहीं हो रहा है कहीं, तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार को बनानी चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी थी। ठीक है। और ये भी बोला था कि इंडिविजुअल्स विल हैव द राइट टू विदड्रॉ कंसेंट, यानी कि जैसे मान लो कल आपने परमिशन दे रखी इंस्टाग्राम को कि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको आपकी एक्सेस कर पाए। ठीक है। तो एक बार आपने कंसेंट दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी के पास आजीवन परमिशन मिल गई है। आप जब चाहें उस कंसेंट को विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं, एमएक्स प्लेयर, वो आपसे पूछ रहा है कि दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर फोल्डर्स, एक्सेस योर डिटेल्स, आपने इसको कंसेंट दे रखी है, लेकिन कल मान लो ये आप कंसेंट विदड्रॉ करना चाहो और ये ऐप मना करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेंट विदड्रॉ करने का ऑप्शन हमेशा आपके पास
रहना चाहिए। फर्म्स विल हैव टू एंश्योर एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ पर्सनल डेटा टू बी स्टोर्ड इन इंडिया। अब जैसे कोई बाहर की कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल यही फेसबुक ले लो, तो फेसबुक के पास आप भी जानते हो आपका कितना सारा डेटा है। तो सरकार ये कहती है कि जो इंडिया के बाहर की फर्म है, ठीक है, या यहाँ की भी कंपनी है, अगर वो डेटा इंडिया के लोगों का डेटा, अगर वो डेटा भारत के लोगों का है और वो इंडिया के बाहर कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी ये है कि उसकी एक कॉपी आप इंडिया में भी स्टोर करें। आप चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं, बट इट इज मैंडेटरी कि आप एक कॉपी इंडिया में भी स्टोर करें। इसको लेके कंपनीज काफी नाराज थी, क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि एक कॉपी वो बाहर स्टोर करें, एक कॉपी इंडिया में स्टोर करें, तो इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि डेटा ऐसा नहीं है कि एक हार्ड डिस्क में मेंटेन हो जाएगा, इतने लोगों का डेटा आप इमेजिन कर सकते हो। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, बड़ा सा, कई जगह तो ओशियन में इस डेटा को सेफ सिक्योर रखा जाता है, ठीक है। तो एक बहुत कॉस्टली होता है इस डेटा को स्टोर करना भी। तो ये सारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी ने हमको प्रोवाइड की हैं। इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक लॉ बनाएगी जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है सर। तो ये रिकमेंडेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर क्लियर है, समझ में आ रही है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। तो इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस हैं, दीज आर द रिकमेंडेशंस फॉर द डेटा प्रोटेक्शन। देखो सुंदर पिचाई ने कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल। आज के टाइम में डेटा की बहुत वैल्यू है, जिसके पास डेटा है समझो वही राजा है। क्योंकि मार्केटिंग में बहुत आसानी होती है ना डेटा के बेसिस पे। अब मान लो एक कंपनी है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब वो ये चाहेगी ना कि उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकली क्या हो, सीनियर सिटीजन्स के ही पास पहुंचे। अब एक मोबाइल कंपनी है जिसको पता है कि उसके पास कितने ऐसे नंबर्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स के हैं। तो अगर वो मोबाइल कंपनी इस कंपनी को अपना डेटा बेच दे, तो इस कंपनी को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली किनको टारगेट कर लेगी, सीनियर सिटीजन्स को। अदरवाइज उसे जनरल टारगेट करना पड़ेगा और उसमें से कहीं सीनियर सिटीजन्स मिल पाएंगे। बट अगर स्पेसिफिकली उसे डेटा मिल जाए कि हाँ ये सीनियर सिटीजन्स का डेटा है, तो उसके लिए तो काम बड़ा आसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए आज के टाइम में कहा जाता है सर डेटा इज द न्यू ऑयल। और कई बार इस डेटा की मदद से फ्रॉड भी होते हैं। आपने आपने कई बार हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आपके पास एक रैंडम सी कॉल आती है जो आपसे किसी ना किसी तरह ओटीपी वगैरह मांग के पैसे मांगते हैं। आप कुछ लोग हो सकता है इस चीज का शिकार भी बने हो, कि कभी उनके अकाउंट से धोखे से उन्होंने किसी को पैसे दे दिए हो, बाद में वो फ्रॉड निकला हो। तो ये फ्रॉड जो हो रहे हैं इनको आपके नंबर कहाँ से मिल रहे हैं? तो कोई ना कोई कंपनी जहां आप अपना डेटा दे रहे हो ये वहां से एक्सेस कर पा रहे हैं, वो कंपनी इनको डेटा बेच रही है। तो ये रोल होता है आज के टाइम में डेटा का, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेडियो चैनल विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन द ओकेजन काकोरी ट्रेन एक्शन डे 9th ऑफ अगस्त। तो यूपी सरकार ने एक रेडियो चैनल लॉन्च किया है अभी 9th अगस्त को, काकोरी एक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं हम। देखो पहले इसको हम लोग काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी का नाम से जानते थे। एक इवेंट था हमारी हिस्ट्री में, उसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। बट योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल है, तो इसका हम नाम बदल के कर देते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन डे, ठीक है। ये किस दिन सेलिब्रेट होता है? क्योंकि ये काम हुआ था आपका 9th ऑफ अगस्त को। तो 9th ऑफ अगस्त को इस दिन को याद करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक रेडियो चैनल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो वो रेडियो चैनल का नाम पूछ रहा है, कोई आइडिया लगा सकते हैं? क्या बात है आज आंसर्स कम दे रहे हो आप लोग। करेक्ट आंसर इज सर रेडियो जयघोष, ठीक है। रेडियो जयघोष करेक्ट आंसर। तो भैया 1925 में ये
काम हुआ था। तो काकोरी एक गांव है लखनऊ के पास, वहां पर क्या करा था ब्रिटिशर्स, अपना सामान, ब्रिटिशर्स की एक ट्रेन आ रही थी, ठीक है, तो उसमें उनका काफी सामान था, तो उसको लूटा था ताकि उससे हथियार खरीदे जा सके। तो उसमें 10 रेवोल्यूशनरीज इंक्लूडेड थे, एक एसोसिएशन थी जिसके भगत सिंह भी पार्ट थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका बाद में भगत सिंह ने नाम भी चेंज कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो अगस्त 9 1925 की बात है। 10 क्रांतिकारी, जिसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लेहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बमारी लाल जैसे जांबाज रेवोल्यूशनरी से उन्होंने ये काम अंजाम दिया था, ठीक है। और इस काम के एवज में आपका कुछ फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी की भी सजा हुई थी दिसंबर 1927 में, इन द फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन दिस कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो ये मेरे को मेनली यहाँ पर आपको ये काकोरी ट्रेन एक्शन डे रिवाइज कराना था। ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, देखो इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही आएगा कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1925 में, ठीक है। कब की है ये, 1925 में। आंसर वाज बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी recently a joint parliamentary committee on biological diversity amendment bill submitted its suggestions. It was originally passed in which of the following years? तो सर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 की बात हो रही है, तो ये किस ईयर में पास हुआ है? देखो ये सारे जो कानून के ईयर पूछ रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट के नाम पे अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर पूछा जा सकता है, तो सर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का भी ईयर पूछा जा सकता है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का भी ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तुक्का गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुक्का सही हो रहा है तो अच्छी बात, किस्मत साथ दे रही है, गलत हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सीख ही रहे हो आप, ठीक है। तो आपकी दोनों उंगलियां, मतलब पांचों उंगलियां घी में है, तो नुकसान सर आपका कहीं से नहीं है। तो सर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, जल्दी से आंसर बताइए। ओके, करेक्ट आंसर इज 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, जब मैंने कन्वेंशन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्कस किया था ना, तो इसी के बेसिस पे एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में बना जो 2002 में बना था, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है इस बिल में, इसलिए किया जा रहा है कि जैसे कुछ प्रोविजंस हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करना है, जैसे कुछ स्पीशीज हैं उसको अगर आप मतलब किसी भी तरह से यूज में लाते हो तो वो क्रिमिनलाइज प्रोसेस है। तो अब हम चाह रहे हैं कि कुछ स्पीशीज को रिसर्च पर्पस के लिए, पेटेंट पर्पस के लिए, कमर्शियली यूज करने के लिए हम क्या करें, उनका थोड़ा सा जो उनको यूज करने का जो स्ट्रिक्टनेस है उसको कम कर दिया जाए। स्पीसीज को ट्रेडिंग करने के लिए, स्पीसीज को यूज करने के लिए जो स्ट्रिक्टनेस है उसको थोड़ा सा कम करना है। इस पे काफी अभी बवाल भी हुआ था, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अब इससे ऑब्वियसली बात है, आप बायोडाइवर्सिटी से थोड़ा सा छेड़छाड़ तो कर ही रहे हो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में जो स्पीसीज जिनको प्रोटेक्शन मिली है, आप उनकी प्रोटेक्शन डाइल्यूट कर रहे हो। तो इसीलिए काफी अपोजिशन ने हल्ला वल्ला करा, तो इसीलिए इस बिल को कहाँ भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी इस बिल में क्या चेंजेस होने चाहिए क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। रिसेंटली जूनोटिक वायरस लांगिया हैनिपा वायरस वाज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए सर, एक जूनोटिक वायरस है लांगिया हैनिपा वायरस, किस कंट्री में डिस्कवर हुआ था? साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना? देखो आंसर जरूर करना है आपको, ठीक है।
भले गलत करो लेकिन सर आंसर जरूर करो। जिंदा हो तो सर जिंदा होने का सबूत भी दो। ठीक है, तो आंसर सर नहीं छोड़ने आपको, क्योंकि नेटफ्लिक्स एंड चिल से कोई फायदा नहीं है। असल फायदा आपको तभी होगा जब आप इन्वॉल्व होके पढ़ेंगे। ओनली देन यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। Recently, zoonotic virus Langia henipavirus were discovered in which of the following years? हाँ हाँ सर, वायरस है तो सर चाइना ही नहीं क्या होगा, ये सारा काम सर, सारी जिम्मेदारी चाइना की है दुनिया भर में वायरस फैलाना। तुक्का सही बैठ गया, चाइना ही होगा। वेल, करेक्ट आंसर इज चाइना। ठीक है, तो ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक कौन सा होते हैं? जूनोटिक वो वायरस होते हैं जो स्प्रेड होते हैं एनिमल से, ठीक है, जो एनिमल से इंसान में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, तो उनको क्या कहते हैं सर? जूनोटिक वायरस। हैनिपा वायरस फैमिली का एक पार्ट है, लांगिया इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, बाकी वायरस के बारे में ज्यादा डिटेल्स याद नहीं रखनी है, वो नहीं पूछेगा, इसीलिए मैं वायरस के बारे में ज्यादा आपको साइंटिस्ट नहीं बना रहा हूँ, बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक जूनोटिक वायरस है, ये भी वो अभी चाइना में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना रिसेंटली इन न्यूज हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग दिस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? देखो ये एक एक सेक्टर होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी के तहत है। एक भारत सरकार की स्कीम है। हाँ सर, स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इसको अप्रूव मिला था 2021 में। तो ये कब तक इम्प्लीमेंट करने का प्लान है? 23 तक, 24 तक, 25 तक या 29 तक? तो कब तक इसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी सर, जल्दी से आंसर दीजिए। फालतू में चाइना हमारा सिलेबस बढ़ा देता है। कोरोना वायरस में क्या क्या नहीं पढ़वा दिया, कितने सवाल एपीपीएससी वालों को एक्स्ट्रा बनाने को मिल गए। तो सैड है। खैर कोई नहीं। हाँ जी सर, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के रिलेटेड सवाल है। तो कब तक इम्प्लीमेंट करवा रहे हो सर आप इसे? 25 तक? हाँ, 29 तो ज्यादा हो जाएगा, 25 तक करवा देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2025 से 26। अब सर ये कौन सी स्कीम है आदि आदर्श? देखो, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से रोल प्ले करती हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, उनके अपने अपने कुछ प्लान्स रहते हैं, मंत्री होते हैं, उनका स्कीम्स होती हैं ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के लिए। तो ये योजना इसलिए चलाई गई है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी एफर्ट्स कर रही है उसमें उनकी हेल्प की जा सके। इट सप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल। एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, टू द स्टेट ट्राइबल सब प्लान, जो भी स्टेट का ट्राइबल वेलफेयर प्लान है उसी में ये अपना एक्स्ट्रा एड ऑन कर देगा। बस ये इसकी योजना का मतलब है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप ट्राइबल पॉपुलेशन में देखोगे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो एक गैप जो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको ये मिटिगेट करेगा। मिटिगेट का मतलब रिड्यूस करेगा। ठीक है, और अब हो क्या रहा है, जैसे ट्राइबल पीपल के लिए अलग अलग स्कीम चल रही है, जैसे आपका कुछ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चलाता है, तो कुछ अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं।
तो उन सारी स्कीम्स को एक जगह लेके आना है, ठीक है। तो एक सेंट्रल शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट बनाना है, उसमें जितनी भी ट्राइबल पीपल के लिए स्कीम्स चल रही हैं उन सब का पैसा इकट्ठा करके एक जगह लाके फिर उसको यूज करना है, ठीक है। लिखा है विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इन कन्वर्जेंस विद फंड्स अवेलेबल अंडर डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपका पैसा वेस्ट जाए, ठीक है। तो ये था आपका प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। अब देखो एग्जाम पर्पज से इतना कंटेंट तो आप ऑब्वियसली बातें नहीं याद रख पाओगे, तो एग्जाम पर्पज से आपको इतना ध्यान रखना होता है कि सर आदि आदर्श, जहां वर्ड दिख जाए समझ लेना ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बात हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके वेलफेयर के लिए बात हो रहा है सर? ट्राइबल पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए बात हो रहा है। तो जब आप अपने नोट्स बनाओ तो इसी तरह से बनाओ, ये योजना किसके लिए? ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ये सारी जानकारी तो एक वन टाइम रीडिंग के लिए है, ताकि एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। बाकी याद आपको इतना ही रखना है, रिवाइज आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझो कि आपको रिटेन कितना करना है और पढ़ना कितना है। ये लेक्चर मेरे ख्याल से 146 है और लेक्चर 145 तक आपका यूट्यूब में अपलोड हो गया है, ठीक है वंशा जी। हाँ जी दुबित जी, अगर कोरोना नहीं होता तो हम भी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे होते अभी अरुणाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। Recently, which of the following ministries has launched Smile 75 initiative? स्माइल का मतलब क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो स्माइल 75 इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? ये सर सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा जो पुराने स्टूडेंट से, खास तौर से वो, क्योंकि ये स्माइल 75 स्माइल स्कीम ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। तो ये सर सवाल का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए, और लोग कमेंट करिए। ऑलराइट, तो सर करेक्ट आंसर इज बिल्कुल। और किसी को बताना है आंसर? ओ लो, तालंग जी ने तो कह दिया सर कंपलसरी ये डी है। चलो भाई, तो करेक्ट आंसर इज डी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दिया यूनानिमसली, सबने एक करेक्ट आंसर दिया, अच्छी बात है। तो यूनियन मनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है स्माइल 75। देखो जहां पे भी मार्जिनलाइज वर्ड दिख जाए, मैंने पहले भी कहा था, तो वो स्कीम जरूर कौन बना रहा होगा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री बना रही होगी। अब स्माइल स्कीम है किसके लिए? तो सबसे पहले तो कोई भी स्कीम देखो ना, तो ऑडियंस टारगेट पकड़ो कि टारगेट विमेन है, चिल्ड्रन है, सीनियर सिटीजन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ओबीसीज हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी टारगेट पॉपुलेशन है उन्हें सबसे पहले पकड़ो। कोई भी स्कीम अगर आप पढ़ो तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्कीम आई किसकी है, किसके लिए। तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है स्माइल 75 की, एक्चुअल में स्कीम का नाम स्माइल है, अभी आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो वो 75 जोड़ दिया, ठीक है। तो इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है सर? बैगर्स। जो भिखारी होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, वो इनकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन कोलैबोरेशन विद एनजीओज एंड अदर स्टेकहोल्डर्स विल कवर सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर मेजर्स फॉर पर्संस हु आर engaged इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। तो जो बैगर्स हैं उनके ऊपर उनका वेलफेयर के लिए उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उन्हें अवेयरनेस दिया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, स्किल्स सिखाई जाएंगी, ठीक है। उनको इकोनॉमिक लिंकेज दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल उनके जनधन योजना के तहत खाते खुलवा दिए जाएंगे, ठीक है।
तो कोई भी सरकार क्या करेगी, एक बैगर पकड़ के लाएगी उसको। पहले तो स्किल इंडिया मिशन चल रहा है भारत सरकार का, तो उसके तहत स्किल डेवलपमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है, उसके तहत मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और प्रधानमंत्री जन धन योजना चल रही है, उसके तहत उसका जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स के तहत उस बैगर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके और फिर अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो चल ही रहा है, उसके तहत हो सकता है उसको क्या कहते हैं, आप राशन की भी व्यवस्था करा दो। तो ये सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स को पकड़ के कहाँ तक इम्प्लीमेंट करवाना है, बैगर तक पहुंचाना है। मतलब कोई नया काम नहीं करना है, करना क्या है, ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं वो स्कीम का फायदा इन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो डबल लेवल पे काम हो रहा है, एक तरफ तो सरकार इस तरह की स्कीम्स चला रही है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे जो लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स हैं, उनको टारगेट कर रही है ताकि डायरेक्टली उनको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें। तो इसके लिए 100 करोड़ का सरकार ने बजट जमा करके रखा है। तो स्माइल 75 अब स्कीम भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? अगर लगता है ये स्कीम अब नहीं भूलेंगे तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। तो स्माइल 75 स्कीम किसके लिए सर? बेगर्स के लिए। कोई भी स्कीम पढ़ो, सीधा उसूल रखो, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस पकड़ो कि ये स्कीम आई किसके लिए। इतना कर लिया ना आपने, मान लो मोर देन 50% वो स्कीम याद हो गई आपको, या कह लो ऑब्जेक्टिव का सवाल तो आराम से बन ही जाएगा। और एक जो डर आता है ना कि सर हाँ, अरे स्कीम तो सुन रहे हैं, कुछ हवा नहीं लग रही, स्कीम में था क्या, तो एटलीस्ट अब आपको इतना आइडिया रहेगा स्माइल सुन के कि हाँ ये कुछ था, बैगर्स के लिए था, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को करना है। प्रिपरेशन सब हो जाती है, बस टेक्निक्स होनी चाहिए, और टेक्निक्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस, ठीक है सर। चलो जी, तो आगे बढ़ें। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपके लिए अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। अनाउंसमेंट क्या है मतलब, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। एपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है इस वीक से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जनरल स्टडीज पेपर 1, सी सेट पेपर 2, जनरल इंग्लिश, ये कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है सर। तो एपीपीएससी और एपीएसएसबी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए ये आपको लॉन्च किया गया बैच, ठीक है। तो 20,000 फीस है, बट इसमें 40% डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप ये जो नंबर है 8076535685, इस पे व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, यहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट आ जाते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, what is the name of the digital space museum which has been recently launched by the Indian Space Research Organization? एक स्पेस म्यूजियम बनाया है इसरो ने, उसका नाम पूछ रहा है। हाँ जी सर, बताइए क्या आंसर होगा। स्पेस म्यूजियम बनाया है इसरो ने, उसका नाम पूछ रहा है। विक्रम नहीं है, करेक्ट आंसर इज स्पार्क। इसरो के जो इस म्यूजियम का नाम है वो क्या है? स्पार्क। तो जितने भी इसरो के मिशन हैं उन सबको शोकेस करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? वही आजादी का अमृत महोत्सव। इसरो, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्पेस एजेंसी इंडिया की किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है इसरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म तो आई होप सबको क्लियर होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है इसरो। ध्यान रहेगा सर की नहीं रहेगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए। Recently, who among the following has launched the indigenous vaccine Lumpy Pro Vaccine to protect
लाइव स्टॉक फ्रॉम लंपी स्किन डिसीज। ठीक है, लंपी स्किन डिसीज से प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए एक वैक्सीन लॉन्च की गई है, लुम्पी प्रो वैकिंड। तो किसने लॉन्च की है, कौन से मंत्री जी ने? अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, रामेश्वर तेली ने। 53। हाँ जी, बाकी लोग आंसर बताइए। चलो जी, करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अभी आपने बीमारी देखी होगी, लंपी स्किन डिसीज। ठीक है, तो उसमें आपने शायद काफी पढ़ा भी हो, नॉर्थ इंडिया में खासतौर से सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है राजस्थान में। तो जो काउज हैं, जो कैटल है, उसकी ऐसी हालत हो जाती, काफी दयनीय हालत हो जाती है। इसमें सिम्टम्स है फीवर, स्किन नोड्यूल्स, आप इस तरह से देख सकते हो, स्किन नोड्यूल्स, भूख मर जाना। ठीक है, म्यूकस बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो ये बीमारी सर फैलती कैसे है? कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ मक्खियां होती हैं, कुछ मॉस्किटोज होते हैं, कुछ टिक्स। टिक्स मतलब एक ली कह सकते हैं, जो जुआ टाइप, जो इनके ऊपर बैठ के इनका खून चूसता है। ठीक है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग ये बीमारी लेके आते हैं अपने साथ और इसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर हम तक डेंगू मलेरिया पहुंचाते हैं, इसी तरह से मच्छर मक्खियां जो टिक्स होते हैं वो इन तक लंपी स्किन पहुंचाते हैं, लंपी स्किन डिसीज। तो इसका जो वायरस है, वायरस का नाम ध्यान रखना, कैप्री पॉक्स वायरस। ठीक है, कैटल से याद रखना, कैप्री पॉक्स वायरस। ऐसा होता है ना, जैसे चिकन पॉक्स होता है, इसी तरह से कैटल में क्या होता है, कैप्री पॉक्स। कौन सी फैमिली का है? पॉक्स विर्डे फैमिली का है ना, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो पॉक्स विर्डे फैमिली है, तो पॉक्स विर्डे फैमिली का है ये कैप्री पॉक्स वायरस। इससे आपका लंपी स्किन डिसीज हो रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा लंपी स्किन डिसीज किससे होता है, कैप्री पॉक्स। और ये क्या है सर? वायरस है। ठीक है, ये क्या है? वायरस है। तो इसकी वैक्सीन डेवलप की है, किसने डेवलप की है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थी, बट मेनली आप इसमें किसको कहोगे? ICAR याद रखना, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसकी वैक्सीन डेवलप की है। ठीक है, किसके साथ मिलके? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, इसके साथ मिलके एक वैक्सीन लॉन्च की है। वैक्सीन का नाम है लंपी प्रो वैकेंड। ठीक है, तो जो किससे लड़ने में हेल्प करता है? लंपी स्किन डिसीज से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दीजिए। वायरस का नाम याद रहेगा, कैप्रीपॉक्स वायरस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी और उससे रिलेटेड वायरस के नाम पूछते रहते हैं। कुछ नहीं तो यही पूछ लेंगे, अच्छा बताओ ये बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है। अभी देख लो यूडीसी में इस तरह का एक सवाल आया था। ठीक है, तो लंपी स्किन डिसीज किस वायरस से हो रही है? कैप्रीपॉक्स वायरस। तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान रहेगा ना सर कि ये वायरल डिसीज है। वैक्सीन का भी नाम याद रख लेना, वैक्सीन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 द रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड अप टू ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? एक नया कानून आया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। पुराने कानून को रिप्लेस करके आया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2002। इसके तहत जो ऐसा होता है ना, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं या जो अक्यूज होते हैं, उनका डेटा लिया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि मान लो क्राइम वारदात से किसी के फिंगरप्रिंट मिले, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस के पास एक
पुलिस की एक संस्था है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो उनके पास सारा डेटा रहता है, जो भी अक्यूज होते हैं, जिन्होंने भी हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, जिन्होंने पहले कभी क्राइम किया होगा, उनका डेटा पुलिस के पास रहता है। तो पुलिस क्या करती है, अपने डेटाबेस में जाके वो फिंगरप्रिंट को मैच कराती है, चेक करती है कि क्या ये किसी से मैच हो रहे हैं। अगर किसी डेटाबेस वाले से मैच हो गए तो पुलिस के लिए काम आसान है, पता चल गया खून किसने किया है, ठीक है। तो ये डेटा जो रख रही है पुलिस, तो कितने साल तक के लिए रख सकती है इस नए कानून के मुताबिक, ये सवाल है। आपका सवाल समझ में आया कि नहीं आया? वेल, करेक्ट आंसर बताया आप लोगों ने, 75 ईयर्स तक का टाइम है। खैर 75 ईयर्स में तो पर्सन ही गायब हो जाएगा। तो पहले एक कॉलोनियल एरा का कानून था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, उसको रिप्लेस करके एक नया कानून आ रहा है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022। एक कॉलोनियल एरा का लॉ था, उसको चेंज करके। तो पिछले लॉ से इस लॉ में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे किए गए हैं कि जैसे पहले पर किन किन लोगों की मेजरमेंट्स ली जा सकती थी, जो कन्विक्टेड हो ऐसे कानून में जिसमें सजा 1 साल या 1 साल से ऊपर है। अब लेकिन ये चेंज कर दिया गया है कि किसी भी कानून के तहत अगर आप कन्विक्टेड हो तो आपकी डिटेल्स ली जा सकती हैं, आपकी मीजर्स फिंगरप्रिंट्स वगैरह ली जा सकती हैं, ठीक है। ये एक चेंज किया गया है। एक चेंज ये किया गया है कि क्या क्या मेजरमेंट्स ली जाएंगी। जैसे पहले क्या क्या लिया जाता था, फिंगर इंप्रेशन था, पैर फुट का इंप्रेशन था, आपकी मी हाइट वगैरह ली जाती थी, फोटोग्राफ्स ली जाती थी। अब इनके अलावा आपके जो पाम प्रिंट इंप्रेशन है, मतलब जो आपका पाम होता है, पाम का भी इंप्रेशन लिया जाएगा, फुटप्रिंट इंप्रेशन लिया जाएगा, आइरिस और रेटिना स्कैन भी रखेंगे, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स भी रखेंगे, ठीक है। बिहेवियरल एटीट्यूड जैसे कि सिग्नेचर्स वगैरह भी रखेंगे, आपकी हैंडराइटिंग भी रखेंगे। तो ये सारी चीजें अब पुलिस रखेगी आपकी। पहले गिनी चुनी चीजें थी, अब तो बिल्कुल आप ही को पूरा उठा के रख देंगे एक तरीके से, ठीक है। पहले डिस्ट्रक्शन के लिए क्या था, डिस्ट्रक्शन तब किया जाएगा कि जब आपको मान लो रिहाई मिल गई, डिस्चार्ज मिल गया या रिलीज मिल गई, ठीक है, तो आपके डेटा को डिस्क्री वो तब आपके डेटा को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जैसे मान लो आपको एक्यूटल मिल गया, डिस्चार्ज मिल गया या रिलीज मिल गई, तब तो आपके डेटा को डिलीट कर ही दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने मान लो किसी कोई कन्विक्टेड हो भी गया, कन्विक्टेड मतलब उसका जुल्म साबित भी हो गया, वो सजा भी काट रहा है, तो ऐसे पर्सन का भी डेटा 75 ईयर्स तक रखा जाएगा, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 75 ईयर्स तक रख के हम क्या करेंगे फिर डेटाबेस ऑब्वियसली बात है, एक फिल भी तो होता है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारा डेटा रखना वो भी तो मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने क्या कहा, वो सब हम डिलीट कर देंगे, तो मैक्सिमम 75 ईयर्स तक रखेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं रखेंगे, ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? एक नई वैक्सीन बनाई गई है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, तो उसका नाम पूछ रहा है। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, तो उसका नाम बताइए। हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? वेल वेल, करेक्ट आंसर इज कॉर्बोवैक्स, ठीक है। कॉर्बोवैक्स क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। इसका मतलब क्या है सर, ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन? इसका मतलब सर ये है कि ये जो वैक्सीन बनी है, ये इसी के पार्ट से बनी है। जैसे सार्स कोवी 2 जो वायरस है, तो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, जैसे ये जो स्पाइक्स निकली होती हैं इस कोरोना वायरस में, आपने इमेज बहुत देखी होगी, तो इसकी सरफेस से छोटा सा टुकड़ा लेके इसी को हमने क्या करा है,
इसको रेप्लिकेट करा है और इसी को यूज करके हमने वो वैक्सीन बनाई है। ठीक है, तो इस वायरस को यूज करा और सेल में एंटर कराया, फिर एंटर कराने के बाद इसने अपनी कॉपीज बनाई और डिसीज कॉज करी। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करा, पहले तो पूरी, अगर मान लो पूरा पूरा वायरस चला गया तो ज्यादा दिक्कत है, हमने क्या करा, सिर्फ इतना हिस्सा आपकी बॉडी में भेजा है। ठीक है, इतना हिस्सा आपकी बॉडी में भेजा है, तो ये वायरस उससे आपको नुकसान तो नहीं कर पाएगा, बट बदले में इम्यून रिस्पॉन्स आपका डेवलप कर देगा। ठीक है, तो जो स्पाइक प्रोटीन आपकी बॉडी में आएगा तो उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा। मान लो जैसे आपके घर में एक फौजी आ जाए, मतलब या एक चोर आ जाए, आपके घर में मान लो एक चोर आ जाए बंदूक लेके। ठीक है, तो वो तो सर आपका काम तमाम कर देगा, लेकिन मान लो चोर ना आए, बस उसकी बंदूक आ जाए आपके घर में, तो आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, बशर्ते आप खुद अपने ऊपर गोली ना चला लो। हाँ, लेकिन आप अवेयर हो जाओगे कि अरे बंदूक आ गई, मतलब यहाँ कुछ आसपास गड़बड़ है, तो आप खुद से प्रिपेयर हो जाओगे, आप पुलिस को कॉल कर दोगे, आपका जो इम्यून सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, ताकि वो आने वाली जो परेशानी है उससे निपट सके। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से ये वैक्सीन काम करती है। आपने क्या करा, पूरी बॉडी नहीं दे रहे हो, एक हिस्सा दे रहे हो, ताकि बॉडी अवेयर हो जाए और इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर ले। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्लियर है कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव थम्स अप। तो यहाँ तक सर आज हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर फ्रूटफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो लेक्चर को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि बाकी आपके कलीग्स भी इसको देख पाएँ। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि अभी एग्ज़ाम्स हाल फिलहाल में तो आपके डिलेड हैं, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने आप को और बेटर पर्सन बनाने में। बेटर पर्सन इन द सेंस, थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई मत छोड़िए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही पार्टी पार्टी चल रही हो, दिन भर पढ़ाई जीरो हो रही हो। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहिए, पार्टी भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ाई भी करते रहिए और रिवीजन मेंटेन करिए, जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको बार बार मजबूत करिए। कुछ नया पढ़ने से बेटर पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको जितना पढ़ाया गया है उतना आपको कंफर्म है कि नहीं है, उतना आपने सीखा कि नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। ठीक है सर, चलो जी, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।